नाउ हाँ, कोई दिक्कत। देखिए खाली पेट होता है थोड़ा सा तो उसका बेनिफिट थोड़ा बेहतर होता है, क्योंकि खाली पेट अब्जॉर्प्शन उसका होता है, अच्छे से होता है। देखिए एक आदमी आपसे मिलने आया और भीड़ में आपसे मिलने आया तो फर्क पड़ता है ना। एक आदमी आया तो आपको उसका फुल अटेंशन होता है, भीड़ में आया तो आप उसको उतना अटेंशन नहीं दे पाते। उसी तरह से खाली पेट इन चीज़ों को खाने से इसका बेनिफिट प्रॉपर होता है, तो कहते हैं लोग इस तरह से। और उसके लिए बॉडी को जब खाना आप खाइएगा तो उसके लिए रेडी कर देता है पचाने के लिए। चलिए लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। सो yesterday we had studied about the digestion process. Digestion gets completed in the small intestine. आपने कल पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो होता ही है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है आपके जब इससे पहले लिवर जो है बाइल जूस अपना सिक्रीट करता है, उसके बाद पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और फाइनली इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन जो सिक्रीट करता है। तो ये तीनों के एक्शन से जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड। तो जिस समय स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ उसमें एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, यानी कि जो चीज़ें अब बिल्कुल सिंपल अपने फॉर्म में टूट गया फूड, जो कि अब बॉडी के द्वारा डायरेक्टली इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको बॉडी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी एब्जॉर्प्शन, इसी में हेडिंग देंगे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन्स जो है, एमिनो एसिड्स यहाँ आपको कल बनाया था, लिख के दिखाया था। कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंपलेस्ट शुगर दैट इज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट्स जो हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटीन्स जो हैं ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनका फिर एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, ग्लूकोज का, फैटी एसिड का, ग्लिसरॉल का, एमिनो एसिड्स का। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। Okay, so what happens that ये जब आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट गए जो भी ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, यानी ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, तो अब ये हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर ये एंटर कर पाते हैं। समझ गए? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का दीवार होती है, जो उसकी परत होती है, लेयर होती है, तो उसके अब ये अंदर ये जा सकते हैं, पार हो सकते हैं। और उसके अंदर जब ये जाते हैं तो अंदर एक और लेयर होती है जिसमें कि फिंगर्स टाइप की चीज़ें, विली इनको कहते हैं, फिंगर्स की तरह छोटी छोटी इस तरह से निकली रहती हैं। वो फिंगर्स की तरह अंदर बहुत ही छोटी, इतनी मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है फिंगर्स की तरह। ये होते हैं अंदर उसकी लेयर में बने हुए, जिसमें कि एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इनमें जो है ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होके और ब्लड वेसल्स में
ब्लड में चला जाता है और ब्लड के रास्ते फिर जो है अलग अलग ऑर्गन्स तक ये पहुंच जाता है। समझ गए? इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है। राइट इट। द डाइजेस्टेड फूड can now pass into can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. Full stop. This process is called absorption. एब्जॉर्प्शन को अंडरलाइन कोट्स में कर दें। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like structures called villi, villi, villi ब्रैकेट विलस, सिंगुलर में विलस कहते हैं, प्लूरल में विली हो जाता है। सिंगुलर लिख लीजिए LLUS, एक होता है तो विलस और प्लूरल है तो विली हो गया। ये आपको बताया ही था कि अस जिसमें एंड में होता है सिंगुलर में, प्लूरल में आई लग जाता है। विलस तो अस हट के आई हो जाएगा विली। रेडियस रेडियाई डबल आई हो जाता है। फंगस US आई के जगह फिर से आई आ जाता है, आई के बाद डबल आई हो जाता है। फंगस फंजाई हो जाता है, अस हट के। फिंगर लाइक नहीं, जैसे दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं तो बीच में डैश आ जाता है। ओके, सो मैंने बताया कि फिंगर की तरह जो है, जो इंटेस्टाइन जो है उसका अंदर का जो परत होता है उसमें छोटे छोटे महीन महीन इस तरह से निकला होता है, जिसमें कि जब अंदर जाता है ये सब पहले लेयर के अंदर जाता है, दूसरी लेयर में तो वहाँ से ये एब्जॉर्ब, इन सब में फिंगर्स में एब्जॉर्ब होने लगता है और वहाँ से उस पीछे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं, उन ब्लड में जाके फिर और दूसरे, हाँ, these are called villi, full stop, full stop. The villi increase the surface area
increase the surface area for absorption of digested food. ठीक है, the absorbed substances absorbed substances are transported via the blood vessels. वाया मतलब उसके रास्ते, हिंदी में भाया लिख देते हैं सब, गाड़ी में देखते हैं गाड़ियाँ जाती हैं तो हाँ हाँ, वाया द ब्लड वेसल्स to different organs, to different organs of the body where they are used, where WHERE, where they are used to build complex substances. To build complex substances such as the proteins required by the body. Full stop. This is called assimilation. ASSIMILATION, assimilation. फुल स्टॉप। अंडरलाइन कर लेंगे assimilation को, देखिए समझ लीजिए। हाँ देखिए, आपने देखा है एक आप जनरल लाइफ में क्या होता है, हम लोग पत्थरों को खोदते हैं, तोड़ते हैं, नीचे से खान माइनिंग करते हैं, पत्थर तोड़ लेते हैं, बालू निकाल लेते हैं, सीमेंट निकाल लेते हैं, उसको लाते हैं, रॉ मटेरियल हो गया, उसको ला के फिर अपने हिसाब से घर बनाते हैं, लकड़ियाँ काट के ले आते हैं, लकड़ियों को पेड़ काटे, पेड़ को लकड़ी काटे, लकड़ी को फिर अलग अलग शेप में उससे जो बनाना है पलंग फर्नीचर बना ली। यही काम होता है हमारे पेट। जो हमने खाना खाया, खाने को डाइजेस्ट किया, तो खाने को हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स से अपने सिंपल रूप में बिल्कुल तोड़ लिया। किसमें? ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एमिनो एसिड। ठीक है, ये रॉ मटेरियल हमें मिल गया, जैसे हमने बालू पत्थर सीमेंट लाया था। अब ये हमारे बॉडी में जब डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये अलग अलग ऑर्गन में ब्लड के रास्ते पहुंच जाता है और वहाँ फिर से उसको जो बनाना है, मान लीजिए हार्ट का मसल्स बनाना है, हार्ट में गया तो वहाँ इससे एमिनो एसिड से हार्ट में जो मसल जिस प्रोटीन का बना हुआ है, ये फिर उस प्रोटीन में कन्वर्ट होके उसका रिपेयरिंग या बनाना शुरू कर देगा।
यानी फिर से ये इसी में कन्वर्ट होते हैं। जो हमने प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ा था डाइजेशन में, वहां से एमिनो एसिड बन के ब्लड के रास्ते ये अलग अलग ऑर्गन में पहुंच गया, और वहां जिस प्रोटीन की जरूरत है, आंख में गया, आंख में जिस प्रोटीन की जरूरत है तो उससे वहां वो प्रोटीन बन गया। मसल्स में गया, मसल्स में जिस प्रोटीन की जरूरत है वहां वो प्रोटीन बन गया, तो हमारा मसल्स उससे बन गया। हार्ट में गया, जहां भी गया, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में गया। समझ रहे हैं? तो उसी तरह ये बाकी चीजें, फैटी एसिड है, ये गया स्किन में, जहां जहां फैट का जरूरत है वहां जाके फिर से फैट में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ, हो गया सेटल। ठीक है। ग्लूकोज तो इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन क्या हुआ कि जब ये चीजें एब्जॉर्ब हो गई, सिंपल सब्सटेंसेस यानी ये सब ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड, ये अलग अलग ऑर्गन्स में ब्लड के रास्ते पहुंच गया, और वहां फिर से इसका इस्तेमाल किस में होता है, वहां जो भी कुछ है, जैसे आपने लकड़ी लाए तो लकड़ी पहले आप क्या किए, पेड़ काटे, पेड़ काट के उसका आपने क्या किया कि अपने हिसाब से लकड़ी को पतला पतला शीट में जैसे काट लिया, वो क्या हुआ, वो डाइजेशन वाला प्रोसेस हो गया। कॉम्प्लेक्स से आपने उसको सिंपल फॉर्म में काट काट के ले आए, और उसके बाद अपने घर में फिर से लाके उससे आप अपना फर्नीचर बना रहे हैं। समझ रहे हैं? फिर से उसको जोड़ जाड़ के कोई चेयर बना रहा है, कोई फर्नीचर, कोई सोफा बन रहा है, कोई बेड बन रहा है, कोई कैबिनेट बन रहा है। तो समझ गए, लकड़ी आई, अब उससे आपका तरह तरह का सामान घर में जैसा जरूरत है वैसा बन रहा है। यही होता है बॉडी में, ये सब रॉ मटेरियल आ गया, तो जहां जिस ऑर्गन में जिस तरह की चीज की जरूरत है वो वहां उससे बन रहा है। एमिनो एसिड से तरह तरह के प्रोटीन, जहां जैसा प्रोटीन जरूरत है वैसा प्रोटीन बन रहा है। इससे ग्लूकोज से जाके कार्बोहाइड्रेट जहां जैसा बन रहा है, या फैटी एसिड से जाके फैट या ग्लिसरॉल, जो भी जिस तरह का जहां रिक्वायरमेंट है। इस प्रोसेस को, इस दोबारा बनने के प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एसिमिलेशन। आपको खाने से क्या फायदा होगा? आप किस लिए चिकन खाते हैं? आप किस लिए खाते हैं कि हाँ मैं नॉनवेज खाऊंगा, प्रोटीन खाऊंगा तो मेरा बॉडी बिल्डअप हो जाएगा। तो बॉडी बिल्डअप होना चाहिए ना। तो बॉडी कैसे बिल्डअप होगा? एसिमिलेशन से। आपने चिकन खाया, उसको डाइजेस्ट किया तो वो डाइजेस्ट होकर सिंपल फॉर्म में टूट गया। अब वो आपको जाके मसल में जाके बिल्डअप करेगा, तब ना आपको फायदा है चिकन खाने का। तो ये जो आपका मसल बन रहा है, ये आपके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, मेंटेनेंस, रिपेयर हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? एसिमिलेशन। जैसे कि मैंने कहा कि आप गए पेड़ काट के आप उसको फैक्ट्री में ले गए, उससे कटवा चिरवा के जो है अपने लकड़ी का सीट वगैरह बनवा लिया। अब उसका फायदा क्या है? जब आप उसको लाइएगा घर में, फर्नीचर बनाइए, अपना जो भी कुछ बनाइए, तब ना उसका फायदा है। तो वही चीज हो रहा है कि सिंपल इसमें टूट, अब जाके ये बॉडी में पूरे जगह चला जाता है, और जहां जिस चीज की जरूरत है उसको बनाने में ये सब रॉ मटेरियल की तरह उससे बनने लगता है। इस प्रोसेस को क्या कहे? एसिमिलेशन। तो देखिए पहले क्या हुआ, पहले आपने फूड खाया, फिर क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ? एसिमिलेशन। तब जाके आपने जो खाया वो आपके बॉडी में लग गया। समझ गए? एसिमिलेशन समझ में आ गया? हाँ, राइट, फुल स्टॉप। हाँ, इन द सेल्स, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन। अब देखिए, ग्लूकोज जो बना था, ग्लूकोज फिर से वही उल्टा प्रोसेस हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था? फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लस H2O बिकम्स प्लस O2।
अब सेल्स में आपने खाया ये सब, ये क्या हुआ था, ये स्टार्च में कन्वर्ट हो गया था, स्टार्च में, सेल्यूलोज में, फिर ये क्या हुआ, बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ, फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, वापस इसी में कन्वर्ट हो गया, फिर से इसी में कन्वर्ट हो गया डाइजेशन के द्वारा। और सेल्स में क्या होता है, फिर से यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन होता है और फिर से ये CO2 H2O में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ एनर्जी रिलीज हो जाता है। ये CO2 सांस में हमारा निकल जाता है, ये वाटर वेपर भी सांस में निकल जाता है और ये आपका एनर्जी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वही चीज़ें रिवर्स होती है, वही चीज़ें देखिए, पहले क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस से ये बना, फोटोसिंथेसिस से ये बना, बॉडी के अंदर गया, फिर बनने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पौधे में स्टोर हो गया अलग अलग रूप में, स्टार्च और सेल्यूलोज में, इसको हमने खाया, डाइजेस्ट किया, फिर से इसको कन्वर्ट कर दिया इसी में ग्लूकोज में, और फिर ये रेस्पिरेशन हुआ सेल्स के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बताया था आपको। देखिए फोटोसिंथेसिस का उल्टा प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हुआ, वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर से CO2 H2O और एनर्जी रिलीज कर दिया। तो दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी हम लेते हैं कहाँ से, सन से, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है। वही एनर्जी जो आपने सन से ली थी वो वापस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, आपको एनर्जी मिल जाती है काम करने के। समझ रहे हैं, वही प्रोसेस रिवर्स हो रहा है। पहले आप यहाँ से गया था, प्लांट बनाया, स्टोर किया, उसको आपने खा लिया, फिर से डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद सेल्स में अंदर गया, रेस्पिरेशन हुआ, फिर से वही उल्टा, और CO2 फिर से हवा में पहुँच गया, H2O फिर से बाहर वाटर वेपर के रूप में निकल गया, और एनर्जी जो थी वो एनर्जी आपने इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो यही हुआ। क्या लिखा आपने, इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन into carbon dioxide and water. And energy is released. एनर्जी इज रिलीज्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए रेस्पिरेशन। तो आपको देखिए याद आ रहा है, पहले ही बताया था कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज, हमारा ब्रीदिंग से लेके सेल्स में, देखिए बताया था रेस्पिरेशन, याद करिए, हमने बाहर से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन हमारे फेफड़े के रास्ते ब्लड में गया, ब्लड से होता हुआ सारे सेल्स में गया, सेल्स में जाके रिएक्शन हुआ, यही रिएक्शन सेल्स में ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी, रेस्पिरेशन। तो इसमें फिर ये CO2 जो हुआ वो हमारे फिर से सेल से निकला और हमारे हवा फेफड़े में आया ब्लड के साथ, और फेफड़े से हमने जब सांस छोड़ा बाहर निकल गया, ये दोनों CO2 और H2। एनर्जी जो है हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया जो काम करने के लिए बताया था, रेस्पिरेशन से ये एनर्जी जनरेट होता है। वही यहाँ हो रहा है, डाइजेस्टेड फूड तो कन्वर्ट हो रहा है फाइनली ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जा रहा है ब्लड के साथ सेल्स में, उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी बन रहा है। दिस इज रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ, यही जो है सभी जीवों में होता है। तो फोटोसिंथेसिस से जो शुरू हुआ था वो वापिस आके वहीं खत्म हो गया, वहीं आके फिर से फोटोसिंथेसिस ऐसे शुरू हुआ था, बना, फिर से उसको हमने पौधे को खा लिया, पौधे को डाइजेस्ट किया, फिर रेस्पिरेशन हुआ, वापस CO2 H2O पहुंच गया एटमॉस्फेयर में। बस यही चलता रहता है नेचर। फुल स्टॉप लिख लिए, आगे लिखें, एकदम अपोजिट है रेस्पिरेशन।
full stop. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. फुल स्टॉप। तो देखिए अब जो है मैंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या है, वैसे का वैसे रहता है, अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब, तो उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है या हम कर नहीं सकते हैं उसको डाइजेस्ट। जैसे आपको बताया था सेल्यूलोज भी होता है प्लांट्स में, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप घास चबाइएगा, घास को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, घास वैसे का वैसे निकल जाएगा, समझ रहे हैं। घास को आप नहीं, गाय भैंस जानवर डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सेल्यूलोज है, तो सेल्यूलोज जो है वो क्या होगा, वो कहीं उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डाइजेस्ट होगा नहीं, वैसे का वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आगे बढ़ जाएगा। स्टार्च हो जाता है, सेल्यूलोज नहीं होता। तो वो आगे चला जाएगा और फिर चला जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, तो वो वैसे ही निकल जाएगा, चला जाएगा डाइजेस्ट। नहीं 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 नहीं, उससे स्टोन नहीं बनेगा, वो गलत सोच है सब। आप 1 किलो पत्थर भी डेली खाइएगा तब भी स्टोन नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, वो वैसे का वैसे निकल जाएगा, उसमें कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। नहीं। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया, नहीं कर सकते थे या ज़रूरत नहीं थी, और उस एब्जॉर्ब भी नहीं होगा नेचुरली, तो वो जो है फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन आगे बढ़ा देता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यहाँ लिखिए नेक्स्ट हेडिंग लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम खत्म हो गया, उसने वहाँ से आगे बढ़ा दिया। लार्ज इंटेस्टाइन, लिखिए द लार्ज इंटेस्टाइन इज हैं, हाँ उसको हटा दिया करिए। वो भी देखिए वो सेल्यूलोज है, उसको आप नहीं पचा सकते। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर ये सेल्यूलोज जो होता है ना, यही रफेज का काम करता है, फाइबर का काम यही करता है। सेल्यूलोज को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते,
फाइबर जो आपको कहा जाता है खाने के लिए वो यही सब है, सेलुलोज है। वो डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन वो आपके, हाँ, सफाई का काम करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो उससे आपका खाना लिक्विड स्टेट बना रहता है, ड्राई नहीं होता है, तो उस पर अच्छे से सारे जूस काम करते हैं और पूरा साफ करते जाता है। कहीं भी चिकनाई होगा, ये ब्रश की तरह है ना, पीछे ब्रश एक लग गया और साफ करता गया जहाँ जहाँ गुजरता गया। सेल्यूलोज नहीं रहा तो जहाँ तहाँ चिकनी चीज़ें चिपक जाएंगी बॉल से, वही कॉन्स्टिपेशन, वही अल्सर आगे हो जाता है जब जमा बार बार होता रहेगा। तो हाँ, उसी को अब ये खाइएगा तो ये एक तरह से उसको मोटा कर देता है, रफ कर देता है, पानी पूरा सोख लेता है। उससे क्या है, जहाँ जहाँ पास आगे जैसे बढ़ता जाएगा सबको समेटता हुआ साफ करता हुआ जाता है। हाँ, जो भी कुछ छिलका होता है इसमें प्लांट्स में सब रफ ये होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, छिलके जो भी होते हैं, कवरिंग जो भी हो, हर चीज़ का वो जनरली सेलुलोज का ही होता है। ठीक है, तो ये उसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, फ्रूट्स के लिए, प्लांट्स के लिए। ऊपर की जो छाल आप जो कह रहे हैं ना अर्जुन पीने, वो भी सेलुलोज है। छाल भी जो चीज़ों की होती है सेलुलोज की ही बनी होती है। उसका स्किन की तरह का, जैसे हमारा स्किन है वैसे ही उसका स्किन होता है। चलिए, हाँ आइए लार्ज इंटेस्टाइन पर आते। लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर and shorter than small intestine. फुल स्टॉप। तो ये ध्यान रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं तो लार्ज का मतलब उसके चौड़ाई से होता है, उसके विड्थ से होता है। ये चौड़ा ज़्यादा होता है लेकिन ये साइज में छोटा होता है। लंबाई इसकी काफ़ी कम होती है, मात्र 5-7.5 फीट के आसपास होता है, यानी 1.5 मीटर नहीं, 7.5 फीट नहीं, सॉरी 4.5 फीट, 5 फीट का होता है। तो 1.5 मीटर ही लंबा होता है, जबकि वो कितना लंबा था, 7.5 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी 22 फीट। तो ये लार्ज ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन कई बार आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन लंबाई ज़्यादा होती है। हाँ हाँ, नहीं आगे लिख लीजिए। हाँ, इट इज़ वाइडर हाँ देन स्मॉल इंटेस्टाइन। but shorter in length. फुल स्टॉप। हाँ, आगे उसमें लिखेंगे अपना जो लिख रहे थे। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। 5 फीट ऐसे लिख लीजिए। इट इज अबाउट 5 फीट ब्रैकेट में 1.5 मीटर, हाँ, इन लेंथ। देखिए इसका 4 गुने से भी ज़्यादा लंबा होता है वो। ये 5 फीट है, वो 22 फीट है। स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट का है, मात्र 5 फीट का। वो 7 के आसपास है ना? हाँ, 7.5 मीटर होता है, ये 1.5 मीटर है, 5 गुना हो गया लगभग। लेकिन उसको हाँ, क्योंकि इसका चौड़ाई ज़्यादा होता है। हाँ, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इट्स फंक्शन
its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. फुल स्टॉप। तो यहाँ क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा रह जाता है अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड, उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करता है ये बॉडी के लिए, और कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली ये वाटर और वाटर सॉल्यूबल जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें घुले हुए, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी डाइजेस्टेड फूड को जस का तस आगे बढ़ा देता है। सिर्फ वाटर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर और सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। फुल स्टॉप। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as THERE remains there as semi-solid feces, FAECES feces। तो अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड था वेस्ट, जो अब हमको ज़रूरत नहीं है बॉडी में, वो लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ जाता है और स्टोर हो जाता है रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाता है जमा होता जाता है, और फिर जब हमारा टाइम होता है बाउल मूवमेंट का, जाते हैं वॉशरूम, तो वहाँ फिर वो एनस के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। हाँ, फीसेस, फुल स्टॉप। The fecal matter FAECAL, the fecal matter is removed from the removed through the anus from time to time। Full stop। This is called egestion, EGES, हाँ, ESTION, फुल स्टॉप, अंडरलाइन कर लीजिए। तो जिस तरह आपने देखा था कि फूड को अंदर लेना, क्या कहते हैं उसको, इंजेक्शन, इन और जेस्शन। इन मतलब इनसाइड, जेस्शन मतलब डालना। और अब फाइनली जो वेस्ट हमने बाहर निकाला तो उसको कहते हैं इजेशन। ई मतलब आउटसाइड, इजेशन, आउटसाइड उसको निकाल दिया। तो पहले इन हुआ फिर आउट हुआ, केवल हो गया आउट। और जेस्शन मतलब निकालना।
बाहर, बाहर निकालना, बाहर तो हो ही गया ही। जेशन मतलब होता है निकालना, इधर से उधर करना। पहले था इनजेशन यानी बाहर से अंदर, यहाँ इजेशन अंदर से बाहर। तो जो हमारा इंजेक्शन से प्रोसेस शुरू हुआ था, इजेशन से ख़त्म हो गया। हमने जब फूड को अपने अंदर लिया था, वहाँ से शुरू हुआ था ये प्रोसेस न्यूट्रिशन का, और जब उसको बाहर निकाल दिया तो न्यूट्रिशन का ख़त्म हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो ये आप समझ गए। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद जो बच गया जिसका हमें अब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उसमें एब्जॉर्ब करने लायक, तो उसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन बाहर पास उसको बढ़ा देता है रेक्टम में। रेक्टम में वो जमा होते रहता है और समय समय पर हम उसको बाहर निकाल देते हैं थ्रू एनस। तो ठीक है, सारा प्रोसेस आप स्टार्ट से इंजेक्शन से इजेक्शन तक समझ गए। इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन के बाद फिर आपका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन। डाई नहीं, यहाँ डबल नहीं, डाई का मतलब होता है तोड़ना। हाँ, डाई का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो डाइजेशन हो गया और फिर उसके बाद क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ, एसिमिलेशन हुआ, और एसिमिलेशन के बाद क्या हो गया, इजेक्शन हो गया। जो सब चीज़ ऐसे ये हो गया, उसके बाद बाहर निकाल दिया, इजेस्ट। एसिमिलेशन तो होता रहता है, वो तो इंटरनल प्रोसेस है बेसिकली। हाँ, इसको बल्कि एब्जॉर्प्शन से इस तरह से, इसके बाद नहीं, ये नहीं, इसको ठीक होगा, इसको पैरेलल में ऐसे नहीं, इसके बाद इजेशन का इसके ऊपर यहाँ कर दीजिए, यहाँ एसिमिलेशन। ये अलग प्रोसेस होते रहता है अंदर, इस सीक्वेंस में नहीं होता। एब्जॉर्प्शन के बाद हो गया इजेशन, LATI। हाँ, ठीक है, तो सारी चीज़ समझ में आ गई। इंजेक्शन हुआ टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन हुआ ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, एब्जॉर्प्शन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस, एसिमिलेशन हो गया यूजिंग द सिंपल सब्सटेंसेस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द ऑर्गन्स, और फिर उसके बाद इजेक्शन हो गया थ्रोइंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूविंग द वेस्ट। ओके, सो इस तरह से हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब ये हमने ह्यूमन बींग्स की बात की थी डाइजेशन, अब हम कुछ एनिमल्स में पढ़ेंगे। राइट, नेक्स्ट टॉपिक। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो खाना ही चाहिए, इस मौसम में ज़्यादा खाना ही चाहिए, अभी इन्फेक्शन का काफ़ी डर होता है। हाँ, नेक्स्ट लिखेंगे टॉपिक 2.3। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, लिखिए 2.3, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स।
ओके, तो ये हमने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में ये हमने पढ़ा, डाइजेशन कंप्लीट समझ लिया। अब हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है। मैंने बताया कि जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनमें आपको बताया कि प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम जो खाते हैं सेल्यूलोज, वो जस का तस वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। फाइबर जो आपको बताया रफेज जो होता है वो वैसे का वैसे ही निकल जाता है, ठीक है, तो वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स कर सकते हैं। तो उनका यहाँ डिफरेंस हो जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। तो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, राइट। we see cows, buffaloes, एक F डबल होता है, L एक ही होता है, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously, NUOUSLY, continuously, even when they are not eating. आपने देखा होगा गाय भैंस या बकरी या जो भी इस तरह के जो घास फूस खाते हैं जानवर, ऊंट वगैरह को, कि वो जिस समय खाना नहीं भी खा रहे होते हैं बैठ के अपना मुंह चलाते रहते हैं। देखा है आपने, मुंह चलाते रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? इधर तो पागुर करना बोलते हैं। हाँ, उसको हाँ। तो गाय को देखिएगा कि बैठी भी रहेगी, खड़ी भी है, खाना नहीं भी खा रही है तो मुंह चलाती रहती है। पागुर करना बोलते हैं हिंदी में। तो इस तरह के जानवर को हम देखते हैं नहीं भी खा रहे होते हैं, वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। क्यों चलाते रहते हैं? लिखिए, फुल स्टॉप। एक्चुअली कॉमा they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen, RUMEN, अंडरलाइन कर देना। तो देखिए करते क्या है ये जानवर, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊंट जो भी इस तरह के, जिस समय इनको खाना मिलता है ये उसको जल्दी ज़्यादा चबाते नहीं उसको उस समय, बस हल्का सा कि मतलब तोड़ लेंगे छोटा छोटा ताकि वो अंदर आराम से चला जाए। तो ये उसको जल्दी चबा के निगल जाते हैं और उनके अंदर स्टमक में एक थैली जैसा रहता है जिसको र्यूमेन कहा जाता है, वहाँ जाके वो स्टोर हो जाता है। तो जितना वो अपना पूरा भर सकते हैं थैली में, उतना वो खाना को फटाफट हल्का चबा के निगल जाते हैं।
और बाद में जब ये रिलैक्स्ड होते हैं तो उस समय वो बाहर फिर से उनके निकालते हैं, थैली से मुंह में आता है और फिर ये कंटिन्यू वो उसको बढ़िया से फिर चबाते रहते हैं धीरे 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 धीरे। नहीं तो वो उनका प्रोसेस ही है, वो जाएगा ही नहीं, अंदर चला गया थैली में। अब जब वो बैठे हुए हैं तो उसको फिर से वो निकालते हैं, जो वो अपने उनका वैसा एक्शन होता है गले का वैसे करते हैं तो अंदर से धीरे धीरे फूड बाहर उनके मुंह में आ जाता है और तब ये उसको बढ़िया से चबाते हैं, उसका आनंद लेते हैं, रस मजा लेंगे, स्वाद लेंगे। आहा, खूब बढ़िया से चबा चबा के जब वो अच्छे से चबा लेंगे तो वो फिर अंदर वापस चला जाता है और फिर अंदर डाइजेशन के लिए आगे बढ़ जाता है। तो जितना भी इस तरह से जो पहले वो कच्चा निगल गए थे वो धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके उनके मुंह में वापस आते रहता है और जैसे जैसे ये चबाते रहते हैं, पूरा चबा लेते हैं तो फिर ये फिर अंदर जाता है डाइजेशन के लिए। हाँ हाँ, नहीं सब जाएगा, बढ़िया से उसको चबा लेते हैं तो फिर सब चला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है उन एनिमल्स का, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, कि वो पहले खाने को फटाफट निगल जाते हैं, फिर अपने आप वो उनका बाहर आता है, उसको बढ़िया से चबा लिया तब फिर उसको अंदर पार करते हैं। ठीक है, हाँ आगे लिखेंगे। हेयर तो र्यूमन, हाँ उसको ये जो थैली इसको र्यूमन कहते हैं। हेयर HER, हेयर द फूड गेट्स, हाँ द फूड गेट्स partially digested, partially TI, हाँ partially digested and is called cud, and is called cud, CUD, cud को अंडरलाइन करना। तो जो र्यूमेन में इनका आधा अधूरा डाइजेस्टेड वो फूड होता है, हाँ उसको कड कहते हैं। ठीक है, और ये कड फिर इनके मुंह में वापस आता है। लिखिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। बट लेटर the cud returns to the mouth, in small lumps, LUMPS, लम्प्स मतलब टुकड़े। लंप कहते हैं टुकड़ा, तो मतलब जो चला गया ना अंदर वो गोल छोटे छोटे टुकड़े की तरह बाहर आता है। जैसे आप कौर खाते हैं ना, खाने का कौर बना के खाते हैं, तो उसी तरह कौर की तरह अंदर से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके खाना बाहर आता जाता है। लंप, हाँ टुकड़ा, ऐसे लंप का मतलब होता है स्मॉल पोर्शन, लम्प्स, फुल स्टॉप। हाँ लम्प्स एंड, हाँ नहीं फुल स्टॉप नहीं, एंड द एनिमल च्यूज इट, choose it, full stop. This process is called rumination, RUMINATION। तो ये जो प्रोसेस है कि खाने को, हाँ इसको जुगाली करना भी कहते हैं।
शुद्ध हिंदी में इसको जुगाली करना कहते हैं। सारी बात सुन रहे हाँ, अभी याद आया बहुत दिन बाद। नहीं मालूम, जुगाली। लोकल भाषा में पागुर करना कहते हैं। हाँ, हाँ, बाकी हिंदी में इसको जुगाली करना कहते हैं। जुगाली करके लिख सकते हैं, जुगाली, जुगाली, जुगाली करना। लोकल में पागुर करना लोकल भाषा में। पागल हम सुने हैं, पागल पागल कर रहे हैं। तो रुमिनेशन है, रुमिनेशन यानी कि खाना पहले निगल लेना और फिर उसको वापस लाके चबाना, इसी को रुमिनेशन कहते हैं। जुगाली या पागुर करना। हाँ, रुमिनेशन एंड Rumination process is called रुमिनेशन and these animals these animals are called ruminants. NANTS। और ये जो जानवर जो होते हैं इनको जो ऐसे करते हैं इनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। तो कहीं टर्म पूछ देगा कि दीज विच आर रूमिनेंट्स, तो उसमें समझ लेना है कि जो लोग जानवर इस तरह से खाने को दोबारा लाके चबाते हैं, ग्रास ईटिंग होते हैं बेसिकली, जो घास खाने वाले, काउज, बफलोज, शीप, गोट, कैमल, डियर, जो भी जानवर घास खाते हैं। जो भी जानवर घास खाते हैं सब ruminant। हाँ। सिर्फ डियर भी पागल पागल करते हैं। ठीक है। हाँ, आगे लिखेंगे। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। द ग्रास is rich in cellulose। सेल्यूलोज को अंडरलाइन कर देंगे। सेल्यूलोज कॉमा ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप। कार्बोहाइड्रेट, फुल स्टॉप। इन रूमिनेंट्स like cattle, deer, etc. लायन तो घास थोड़े खाता है, तो फ्लेश भी नहीं खाता है, खाली खून पीता है। कोशिश करता है अगर मिलता रहे तो खून, नहीं मिलता है खून मजबूरी में तो फिर मांस भी खाता है, लेकिन मांस वो खाना नहीं चाहता है। देखिए, जो जानवर जितना खून पिएगा ना उतना ही उसका वो फास्ट रनिंग होगा, और जो मांस खाने लगेगा वो उतना तेज नहीं दौड़ पाता है। समझ गए? और जो मांस नहीं खाएगा, घास फूस खाएगा, वो तो बहुत ही कम दौड़ पाएगा। तो ये होता है, मतलब फूड हैबिट्स उसी हिसाब से उसका बॉडी का होता है। जो नहीं, डियर भी दौड़ता है लेकिन उतना रैपिडली वो उस तरह से स्पीड नहीं गेन कर सकता है जिस तरह से, हाँ ये सब। और जितना एनर्जी उतना तुरंत जो बॉडी में पैदा हो जाता है उतना एनर्जी और नहीं पैदा कर पाता। हाँ, सब जो भी ये सब है, इसीलिए इनके लंबे लंबे दांत होते हैं। ये क्या करते हैं, सीधे गर्दन में दांत गड़ा देंगे
और वहाँ से छेद जो हुआ, खून निकलना शुरू किया, उसको पी गए। इसीलिए इन जानवरों को, बाघ को, शेर, इतने लंबे लंबे दांत होते हैं, कैनाइन जो होते हैं। काम क्या है, वो फ्लेश ईटिंग, थोड़े फ्लेश ईटिंग रहता तो हम लोग की तरह दांत रहते उसके, बाकी दांत उसके छोटे छोटे होते हैं, सिर्फ यहाँ वाले दांत इतने लंबे ऊपर नीचे। वो करता क्या है, बस गर्दन पर अटैक करेगा, गर्दन में ऐसे पकड़ के किसी के भी घुसा देगा दांत, छेद हो गया गर्दन से, ब्लड वेसल, खून निकलना तेजी से शुरू हो जाता है, मन भर खून पी लिया, हो गया। इसीलिए लोग स्लिम होते हैं बहुत, जो फ्लेश खाएगा उसका बॉडी थोड़ा बल्की हो जाता है। इसलिए ये सब बिल्कुल देखिए कि अगर होगा जंगल में तो बिल्कुल देखिए पेट इन सब का दम पतला होता है, स्लिम होते हैं और बहुत तुरंत एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। तुरंत दौड़ना, दम फुर्ती से, दम एक आए चीते की फुर्ती, तुरंत जो है 60-70 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देगा। तो एनर्जी, इसलिए इनका जो सेल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, तो बहुत जल्दी एनर्जी पैदा कर, आपसे कहा जाएगा नहीं कर पाइएगा। कुत्ता भी ये सब भी नहीं कर पाएगा जल्दी, क्योंकि आजकल कुत्ते बेचारे कुछ भी खाने के लिए मजबूर हैं, खून तो छोड़िए फ्लेश भी नहीं मिलता है सबको, तो एनर्जी भी उतना नहीं रहता है। जंगली कुत्ते होते हैं, मांस खाते हैं, खून पीते हैं, तो उनमें एनर्जी बहुत तेज, बहुत भागते भी हैं और शिकार भी करते हैं बहुत कड़ाई से। समझ गए? और कुत्ते को आप रोटी वगैरह खिला देते हैं तो वैसे ही सुस्त फिर हो जाता है। देखिए घर के कुत्ते, उनको दौड़ने का ये तो जरा दौड़ के दिखाए तेजी से, नहीं दौड़ पाएगा बहुत तेज। देखिए ना आजकल जितने घर में लोग डोमेस्टिक पालने लगे हैं, तो वो सब अगर उसको नॉनवेज नहीं खिलाएंगे, मीट नहीं देते हैं, तो बहुत सुस्त हो जाते हैं। वो सिर्फ भौंकने और चलने फिरने का काम करते हैं, थोड़ा बहुत दौड़ेंगे, क्योंकि उनका फूड से बॉडी का वो चेंज हो जाता है धीरे धीरे कैरेक्टरिस्टिक। और ये सब जो हैं, जो बताया कि लायन है, टाइगर है, सब तो इन खून पीते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट, तुरंत इनका खून भी बहुत गर्म होता है, तुरंत जो है बहुत स्पीड से दौड़ना या बहुत एनर्जी से किसी से लड़ना, शिकार करना। हाँ खैर चलिए यहाँ हम हाँ लिखे, इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा एटसेट्रा, बैक्टीरिया present in rumen helps in digestion of cellulose. तो ये जो सेल्यूलोज होता है, इसको जल्दी पचाया नहीं जा सकता, बहुत स्टेबल होता है, तो इसको डाइजेस्ट और हर जानवर भी नहीं कर सकता है। मैंने बोला जी, सिर्फ जो घास खाने वाले जानवर है वही कर पाते हैं, और उनके अंदर भी इस बैक्टीरिया की वजह से होता है। उनके र्यूमेन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको सड़ा देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं और सेल्यूलोज से स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसका डाइजेशन हो पाता है। समझ गए? हाँ, बैक्टीरिया हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, फुल स्टॉप। मेनी एनिमल्स including humans cannot digest cellulose। अब जैसे शेर को खिला दीजिएगा घास फूस तो उसका पेट खराब हो जाएगा, ठीक है, उसको पचेगा ही नहीं, उसको है ही नहीं पचाने के, उसका जो हाँ कुत्तों का भी पेट खराब होता है, देखते नहीं, खा लेगा उल्टा सीधा कहीं और दे दिया किसी ने खराब, या सड़ा हुआ जानवर अनवर खा लिया तो पेट खराब हो जाता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, EST, हाँ, डाइजेस्ट सेल्यूलोज, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये एक तरह के हो गए ग्रास ईटिंग, ठीक है, जिनके की र्यूमेन होता है,
दूसरा लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, एनिमल्स, पहला चीज है ना, नहीं, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, हॉर्सेस कॉमा रैबिट एट्सेट्रा, इनका थोड़ा सा अलग होता है, RABBIT, रैबिट एट्सेट्रा, हैव अ लार्ज सैक लाइक, SAC, थैली जैसा, सैक डैश लाइक स्ट्रक्चर, सेट-लाइक स्ट्रक्चर, between the esophagus esophagus and the small intestine, called caecum, CAECUM, ECUM, MM, से सम, हाँ केसम, के अच्छा के सम, केसम, ठीक है, केसम, फुल स्टॉप, अंडरलाइन कर लीजिए। तो जैसे काउज में र्यूमेन होता है, हॉर्सेज में और रैबिट्स में, इस तरह के जानवरों में एक अलग थैली जैसा होता है, वो केसम होता है, केसम। ये भी वैसे ही थैली होती है, बस थोड़ा सा उसका पोजीशन अलग होता है, तो इसको अलग नाम दे दिया गया, केसम। लिख लिए, फुल स्टॉप। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया, दो तरह के जानवर होते हैं घास खाने वाले, कुछ के पेट में र्यूमेन होता है तो उनको रूमिनेंट्स कहते हैं, और कुछ जैसे हॉर्स रैबिट्स हो गए, इनके पेट में केसम नाम की थैली होती है। प्रोसेस इनका भी सेम होता है, वैसे ये भी वापस ला के चबाते रहते हैं, ठीक है, और वहाँ बैक्टीरिया जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है, और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, वहाँ एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, ये तो था ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में। अब जो है हमने ये देखा, ये तो हमने जानवरों के बारे में पढ़ा, जिनके कि बड़े जानवरों के बारे में, जिनका मुंह होता है और वो मुंह से चबा चबा के खाते हैं। अब हम कुछ छोटे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे फूड लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, क्या होता है। ठीक है, उसको भी जानना है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे, नेक्स्ट 2.4
फीडिंग एंड डाइजेशन in amoeba, AMO, in amoeba, AMOEBA. टॉपिक है तो बता दे रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि भाई एक आध सवाल पूछ ही लिया तो ऐसा कोई वो रोक नहीं है और सिंपल है बहुत। चलिए, एमीबा। हाँ, एमीबा जो होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही सेल का बना होता है, पूरा बॉडी में एक ही सेल का ही वो होता ही, तो आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा है। आप ये सोचिए कि ये हमारा इतना एक सुई का नोक बराबर भी लेंगे तो उसमें भी आपको मिलियंस ऑफ सेल्स होगा, और ये एक ही सेल का बना होता है, तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा होगा। कितना बड़ा होता है? बॉडी बड़ा नहीं होता, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, डस्ट से भी बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन उसमें जान है। हाँ, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उसकी पढ़ाई से हमें जो है बहुत हेल्प मिला बड़े बाकी ऑर्गेनिज्म को समझने में। शुरुआत हुई थी तो इन सब माइक्रो, तो इसीलिए इसको हम लोग जरूर थोड़ा सा स्टडी करते हैं अमीबा को, ठीक है। हाँ कैसे रिसर्च हुआ कि एक ही सेल है? पगला क्या होगा सब? हाँ, माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो माइक्रोस्कोप से देखा गया, पाया गया कि इसमें एक ही सेल होता है। धीरे धीरे जानकारी हुई, थोड़े पहले जानकारी थी। हाँ, अमीबा, राइट। अमीबा इज, अब तो कुछ नहीं है, पहले हम लोग को बहुत पढ़ना होता था, ये सब को हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना होता था। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ट्रांजिशन हो गया है? नहीं अब नहीं है सिलेबस में, और इतना है भी नहीं, थोड़ा सा खाली उसको जानना है, 2 पैराग्राफ आपको, नहीं तो हम लोग को पूरा पूरा लेसन्स होते थे इन पे और डिटेल्ड में, ठीक है, बहुत पहले। हाँ हाँ, लिखिए, अमीबा इज, हाँ, अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक, यानी जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक सिंगल डैश सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, तालाब के पानी वगैरह में पाया जाता है। अब ये गुच्छे में होते हैं, जब ढेर सारे लाखों एक साथ होते हैं तो छोटा छोटा गुच्छा जैसा पानी में दिखता है, पॉन्ड वाटर, फुल स्टॉप। एमीबा हैज, एमीबा हैज, ऐसे ही ग्रे टाइप का कलर में होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं। एमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन comma a rounded goal, comma dense nucleus 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 and many small bubble like, बुलबुलों की तरह, बबल डैश लाइक, वैक्यूल्स, VACOULES, OULES, वैक्यूल्स
in its cytoplasm, cytoplasm। एक्चुअली आजकल का जो है सिलेबस बड़ा अजीब ढंग से थोड़ा सा किया गया है। हाँ, थोड़ा सा नहीं तो पहले आदमी एक बड़ा सीक्वेंस में पहले पढ़ाई होती थी कि जानते थे पहले सेल क्या है। अब अभी सेल नहीं पढ़े, पहले से ये सब बोल रहा है तो आदमी कैसे समझेगा। देखिए होता क्या है बेसिकली कि सेल जो होता है कोई भी, देखा गया कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी का छोटा से छोटा हिस्सा करके देखा गया माइक्रोस्कोप से, तो देखा गया कि सबसे जो छोटा हिस्सा होता है वो सेल, जैसे एटम होता है कोई भी मटेरियल का, उसी तरह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा हिस्सा होता है तो वो सेल होता है, जो जनरली सर्कुलर या इस तरह का हम लोग एज्यूम करते हैं कि शेप एक जनरल होता है। उसमें भी जैसे एटम में होता है, बीच में उसमें भी एक डेंस पार्ट होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो चारों तरफ होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हो गया सेल, ये हो गया सेल का आउटर बाउंड्री, जिसको कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इस तरह का एक रफ आप आइडिया समझने के लिए अभी ले सकते हैं। सेल जो है इस तरह का होता है, जैसे एटम जो है, हाँ ड्रॉ कर सकते हैं। एटम जो है, जिस तरह से आपने एटम जाना कि हर चीज़ एटम का बना होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाकी चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, उसी तरह ऑर्गेनिज्म का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसको सेल कहते हैं। सेल इस तरह से एक सेल वॉल, एक बाहर घिरा होता है मेम्ब्रेन से, या इसको सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं। बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो डेंस होता है उसको, और बाकी जो चारों तरफ जो भी इसके अंदर होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये बेसिक आइडिया के लिए समझ लीजिए। EUS बाकी जो चारों तरफ है, जो भी कुछ ऐसे माना जाता है कि लिक्विड जैसा कुछ रहता है, उसमें कुछ चीज़ें तैरती रहती हैं, तो उसको हम लोग सब चीज़ों को मिला के साइटोप्लाज्म कह देते हैं। बाकी जो भी कुछ सेल के अंदर होता है ये हो गया साइटोप्लाज्म। और उसके बाहर एक बाउंड्री, एक वॉल होता है जिसके अंदर ये सब रहता है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल कहते हैं। पहले तो ये डायग्राम बड़ा ड्रॉ करना रहता था इस तरह से, हाँ इस तरह से सेल पहले बनाना होता था। बहुत बढ़िया से मुझे याद है, इसका हम लोग को 6th क्लास में शायद होता था। सेल का डायग्राम बनाना बड़ा पेचीदा काम होता था, क्योंकि बहुत डिटेल, हाँ अब 9th में होता है, पहले 6th में होता था उसका स्टार्ट। हाँ ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया आप मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उसका बेसिक इसी तरह का स्ट्रक्चर सेल जो होता है, अंदर न्यूक्लियस, बाकी साइटोप्लाज्म और बाहर एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो ये अमीबा जो है एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, और उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का होता है। ठीक है, ये समझ गए आप सेल का। तो इसी तरह से वो जो है आपका अमीबा जो होता है कुछ इस तरह का, ठीक है, इसी तरह से उसका कुछ रहता है, एक रफ शेप। इसमें एक जगह बीच में उसका जो है डेंस जो है ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो जाता है।
हाँ, अमीबा का शेप। ये अमीबा इसमें से होता है। हाँ, और बाकी इसके जो है जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें जगह जगह गोल गोल इस तरह से छोटे छोटे बबल्स टाइप के होते हैं, इनको वैक्यूल्स कहते हैं। ये सब वैक्यूल्स हो गए। कोई भी एक इर्रेगुलर शेप होता है, ऐसा नहीं कोई इसका डेफिनेट शेप होता है, क्योंकि ये कहीं भी अपना शेप कैसे भी चेंज कर लेता है। ये सब वैक्यूम मतलब इतना ही वैक्यूम होता है। हाँ, छोटे छोटे बबल की तरह उसके अंदर वैक्यूल्स कहते हैं। हम घर पहुंच के बात करते हैं, ठीक है? 12 बजे के आसपास बात करते हैं, बाहर आ गए, ठीक है? हाँ, तुम्हारा क्योंकि बाहर हम बात करते हैं 12 बजे के आसपास में, ठीक है? हम बात करेंगे, फोन करेंगे इधर से। बाहर है अभी, समझाने के लिए बहुत संचित समझ। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बबल की तरह उसके अंदर होते हैं, बुलबुलों की तरह, इनको वैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, ये सब वैक्यूम मतलब इतना ही वैक्यूम होता है, 4 बार के करेंगे। हाँ, और कुछ नहीं, इसका कोई बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कुछ होता नहीं। अमीबा में जो है बस एक न्यूक्लियस होता है और इस तरह साइटोप्लेक्स, सिंपल सेल भी जो है बड़ा सिंपल होता है। हम लोग का सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, प्लांट्स का सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सेल बहुत सिंपल, कुछ नहीं है, खाली न्यूक्लियस है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म में 2-4 बूंदों की तरह, बुलबुलों की तरह वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये करता क्या है, अपना शेप, बोले इसका कोई शेप नहीं है, ये अपना शेप जैसे मन वैसे चेंज कर सकता है। कभी गोल हो जाएगा, कभी कहीं से टेढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इसको कोई खाना, यहाँ पर कोई नज़दीक में दिखा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने सेंस किया कि कुछ खाने लायक चीज़ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको लंबा कर लेगा ऐसे, इस तरह से, और इधर से लंबा करके, और उसको ऐसे, उसको फिर सिकुड़ के निगल लेगा अंदर, फिर यहाँ से दोनों बंद कर लेगा, इसको अंदर अपने अंदर धकेल लेगा। ये बाहर का परत तो ये ऐसे इसको ऐसे कर लेगा, ऐसे करके। मुंह है क्या उसका? मुंह नहीं है, मैं बोला इसका सिंपल बिल्कुल होता है, ये कहीं से भी अपना बॉडी को खोल ले सकता है और उसको ऐसे जोड़ ले सकता है। तो जैसे अभी इसका ऐसे था, अभी क्या था, पहले बंद था ऐसे, ऐसे। अब इसने कोई देखा कहीं भी, इसने देखा कोई खाने की चीज़ है पास में, तो क्या करेगा, यहाँ से इसका ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा, दोनों तरफ से ऐसे ऐसे निकलने लगेगा, और धीरे धीरे इसको अपने, इसको जो घेर लेगा, अंदर कर लेगा, ऐसे जोड़ लिया, और फिर इसको अंदर अपने पुश कर लेगा बॉडी में, उसके वो चीज़ समा जाएगी, और फिर उसको अंदर चला गया। ये धीरे 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 यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे अंदर आ गया, अंदर से उसको अब उसको डाइजेशन करना शुरू कर देगा। कहीं भी यहाँ पर है कोई चीज़ आया, तो यहाँ से भी ऐसे ही इसको निकलना, दोनों यहाँ से ऐसे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और इसको धीरे धीरे अपने अंदर, ये लंबा होता जाएगा, दोनों तरफ से मिल जाएगा, इसको अपने अंदर फिर धकेल लेगा। कहीं से भी हाँ, तो हाँ हाँ, ठीक है, इसलिए बोले कि इरेगुलर शेप है और अपना शेप चेंज करता है। हाँ, आगे लिखिए। हाँ, लिखे लिखे बताएंगे।
हाँ लिखेंगे अमीबा constantly changes its shape and constantly changes its shape and position. Full stop. It pushes out double S नहीं pushes out one or more finger dash like projection called स्यूडोपोडिया। देखिए ये जो इस तरह से उंगली जैसा निकालता है इनको कहा जाता है स्यूडोपोडिया या स्यूडोपोडियम का ये वो है। ये प्लूरल है स्यूडोपोडियम का, यूएम होता है वो ए हो जाता है प्लूरल। हाँ अब देखिए क्या है, स्यूडो का मतलब होता है नकली, देखने दिखावा खाली करने वाला, और पोडिया पॉड से बना है मतलब लेग्स या लिम्ब्स, हाथ या पैर। तो ये देखने में जब ये खाने को निगलने के लिए निकालता है तो लगता है कि इसकी उंगली है, समझ गए? या जब चलने के लिए अपना कहीं कहीं से चलता है तो अपना पैर जैसा निकालता है उसको आगे बढ़ने के लिए, समझ गए? तैरता है तो अपना कहीं भी उसको ऐसे निकाल लेगा बाहर, तो उंगली जैसा लगने या पैर जैसा लगने लगता है तैरने के लिए, ठीक है? तो ये नकली है, ये असली पैर नहीं या हाथ नहीं है इसका। ये अपना बॉडी को कोई भी ऐसे जैसे उंगली की तरह निकाल लिया यहाँ से तो वो लगने लगा कि उसकी उंगली है, समझ गए? तो इसीलिए इसको स्यूडो, नकली है, असली नहीं, देखने में खाली लगता है। और पोडियम यानी लिम्स, हैंड और लेग्स। तो हाँ सिर्फ ये दिखावे के होते हैं, देखने में लगते हैं, इसलिए स्यूडो वर्ड, दिखावे का। पोडियम मतलब लिम्स, लिम्स हाथ या पैर किसी भी चीज को कहते हैं। तो ये सिर्फ इसके दिखावे के हाथ होते हैं या दिखावे के पैर। जैसे कोई चीज नजदीक आई खाने वाली तो ये हाथ अपना निकाल के उसको पकड़ लिया, तो ये हाथ या पैर नहीं होते हैं, अपने बॉडी को वैसे शेप दे देता है, इसीलिए स्यूडोपॉड कहते हैं, नकली दिखावे का। हाँ लिखिए आगे, क्या लिखे? कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, और फॉल्स फीट, FALSE, फॉल्स नकली, फॉल्स फीट। For movement and capture of food यानी खाने को कैप्चर करने के लिए या चलने के लिए अपना पैर जैसा निकालता है। फुल स्टॉप। एमीबा, amoeba feeds on
feeds on some microscopic organisms. ये भी चूंकि इतना छोटा है तो कितनी बड़ी चीज़ खाएगा, वैसे ही चीज़ खाएगा जो इससे भी छोटी हो. Microscopic organisms. Full stop. When it senses food, SENSES, senses food, comma, it pushes out pseudopodia around the food and swallows it. Full stop. The food becomes trapped in a food vacuole. VACOULE. देखिए होता क्या है कि ये जो वैक्यूल है ना, तो फूड जब आया अंदर तो एक वैक्यूल जो भी नज़दीक का रहता है वो उसके चारों तरफ जाके बुलबुले की तरह उसको घेर लेता है. वैक्यूल उसको अपने अंदर ले लेता है, तो इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल. अब ये क्या है, इसी तरह एक बुलबुले की तरह बन जाता है, उसके अंदर फूड कैप्चर्ड रहता है और ये धीरे धीरे इसके बॉडी में आगे आगे बढ़ता जाता है, समझे, और उसका डाइजेशन शुरू होता जाता है. और जैसे जैसे आगे होता गया डाइजेशन शुरू होता गया, फिर जाके एक जगह जब डाइजेशन हो गया उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है. ठीक है. हाँ, तो जिसमें ये वैक्यूल में, हाँ, बॉडी के अंदर ले लिया ना, बॉडी के अंदर गया तो जो वैक्यूल था, बताया बुलबुले की तरह वैक्यूल रहता है, वो वहाँ चला जाता है वैक्यूल, उसके ऊपर अपना ट्रैप कर लेता है, उसको अपने फंसा लेता है. हाँ, और उसके बाद ये बढ़ता जाता है एक तरफ डायरेक्शन में और उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इस पे काम करते जाते हैं, डाइजेशन होता जाता है, एब्जॉर्प्शन होता जाता है इस तरह से, और फिर फाइनली बाहर उसको निकाल देता है. ठीक है. हाँ, कहीं से भी निकल देगा क्योंकि कोई इसका डेफिनेट तो है नहीं. हाँ, बस चूसता है. ठीक है. हाँ, फुल स्टॉप. ठीक है. हाँ, ओके. सो विद दिस this chapter nutrition in animal is completed. Yes, this chapter is got completed.